हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल नीतू सीटेट क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी पैडागोजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अधिगम और अर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बच्चे में अधिगम और अर्जन किस तरह से होते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे सीटेट में पैडागोजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अधिगम और अर्जन क्या है। तो अधिगम मतलब होता है सीखना। हम कोई भी चीज़ जो सीखते हैं वो अधिगम है। दूसरा है अर्जन या अधिकरण। अर्जन को ही अधिकरण भी कहते हैं। तो अर्जन या अधिकरण मतलब अर्जित करना। हम कोई भी चीज़ अर्जित करते हैं वो हम लोग अर्जन के अंतर्गत करते हैं। अगला देखते हैं भाषा का अर्जन अनुकरण से। भाषा का जो हम लोग अर्जन करते हैं या अर्जित करते हैं वो अनुकरण के द्वारा करते हैं। और रटने से अधिगम नहीं होता है। हम रट के अधिगम नहीं कर सकते। अर्जन अनुकरण से होता है और रटने से अधिगम नहीं होता है। अगला है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक। भाषा अर्जन को हम सहज और स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं। जैसे हम घर में कोई भी चीज़ सीखते हैं वो हम लोग भाषा अर्जन के अंतर्गत सीखते हैं। और भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण, हम स्कूल या कॉलेज में जो भी कुछ सीखते हैं वो मेरा भाषा अधिगम के अंतर्गत है। इसलिए भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है और भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अगला है भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले वैसे तो बहुत कारक है, पर महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक विभिन्नता है। तो किसी भी बच्चा का अलग अलग सांस्कृतिक रहेगा तो वो अलग अलग भाषा सीखता है। तो इसलिए सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा सीखने या भाषा अर्जन करने में बहुत मायने रखता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक विभिन्नता है। आगे देखते हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा हम अपने व्यवहार में जो भी परिवर्तन लाते हैं वो मेरा अधिगम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई भी चीज़ सीख के हम अपने व्यवहार को परिवर्तन लाते हैं तो वो अधिगम है। तो ये परिभाषा किसने कही? तो गेट्स के अनुसार ये है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। अगला पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया अनवरत और लगातार चलते रहते। सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो अनवरत रूप से मतलब लगातार रूप से चलते रहती है। यह स्कूल और स्कूल के बाहर भी चलते रहते हैं। ये नहीं कि बच्चा घर में ही सीखेगा या बच्चा स्कूल में ही सीखेगा। बच्चा कहीं भी सीख सकता है, कहीं दोस्त के साथ सीख सकता है, स्कूल में भी सीख सकता है, घर में किसी खेल के माध्यम से भी बच्चा हर जगह वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहता है। ये नहीं कहेंगे कि बच्चा स्कूल में ही मुख्य रूप से सीखता, नहीं। बच्चा घर में भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, समाज में जाता है तो समाज से भी बहुत सारा चीज़ सीखता है। खेल के मैदान में जाता है तो वहाँ भी बहुत सारे चीज़ सीखता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती है और स्कूल के बाहर भी चलते रहती है। अगला पॉइंट है सीखना किसी मध्यस्थता और उसके बिना भी हो सकता है। मतलब सीखने हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो किसी के माध्यम से भी सीख सकते हैं या उसके बिन माध्यम के भी सीखते हैं। ये नहीं कि हम किसी के माध्यम से ही सीख सकते हैं, उस बिन माध्यम का हम लोग नहीं सीख सकते। सीखना किसी मध्यस्थता है या उसके बिना भी हो सकती है। अगला है भाषाई कौशल 4 है। मतलब भाषाई कौशल 4 है। पहला है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना लिखना। तो भाषा कौशल 4 है। उसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से इस तरह से याद रख सकते हैं। सुबोपली मतलब सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। तो इसको हम सिस्टमेटिक से इस तरह से याद रखते हैं। सुबोपली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के जो चारों कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये परस्पर अंतर संबंधित मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला देखते हैं
भाषा अधिगम और अर्जन का मुख्य अंतर भाषाई परिवेश होता है। मतलब भाषा अधिगम और अर्जन का जो मुख्य अंतर जो होता है वो भाषा परिवेश, क्योंकि अलग अलग बच्चे का परिवेश रहेगा तो वो अलग अलग ढंग से भाषा सीखेगा या अर्जित करेगा। तो इसलिए भाषा अधिगम और अर्जन का जो मुख्य अंतर है वो भाषाई परिवेश है होता है। अगला है भाषा अधिगम में विभिन्न संकल्पनाएं मातृ भाषा में होती है। भाषा अधिगम में जो विभिन्न संकल्पनाएं मतलब कॉन्सेप्ट जो होती है वो मातृभाषा में होती है। अगला है भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा। भाषा अधिगम जो हम लोग करते हैं तो उसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। हम अनुवाद के द्वारा ही भाषा अधिगम सीखते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चे के भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी जो है प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्योंकि अगर दीवार पे चारों ओर अलग अलग चित्र बना रहता है तो बच्चा वो देख देख के ज़्यादा सीखता है। सरकारी स्कूल में देखे होंगे 1 से 5 क्लास तक के बच्चे के क्लास प्रिंट समृद्ध होता है। मतलब पूरे पिक्चर बनाया रहता है, जैसे 1 2 ही लिखा है, किसी चीज़ का पिक्चर ही बनाया है। तो इससे बच्चा वो प्राथमिक क्लास का बच्चा वो बेहतर सीखता है। वो हमेशा चारों ओर देखता है अपने क्लास में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लोग का बुक भी देखेगा, रंगीन पिक्चर सहित रहता है, जिससे वो देख के अधिक कोई भी चीज़ समझ सकता है। जैसे एप्पल का फिगर दिया है, नीचे में एप्पल लिखा है, तो वो एप्पल फिगर से ही समझ जाए ये एप्पल है, ये बॉल है, ये कैट है, ये डॉग है। तो पिक्चर के माध्यम से बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए प्राथमिक स्तर पर जो कक्षा होती है उसमें प्रिंट समृद्ध कक्षा बनाया जाता है। अगला है भाषा एक अर्जित संपत्ति है और भाषा क्षमता जन्मजात होती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, मतलब भाषा को हम लोग अर्जित करते हैं, यह और भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। ये दोनों चीज़ चॉम्स्की साहब कहे थे कि भाषा जन्मजात होती है और भाषा एक अर्जित संपत्ति है। तो ये दोनों ये परिभाषा को हम लोग याद रखेंगे कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है और भाषा क्षमता जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की। एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि हिंदी पेडागोजी में कोई भी परिभाषा या ये रहे तो ज़्यादातर चॉम्स्की साहब ही बताए। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चॉम्स्की को ही पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो क्योंकि चॉम्स्की ही ना ज़्यादा हिंदी में वो बताए, जैसे भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चे जिस माध्यम से भाषा सीखते हैं उसको जनरेटिव ग्रामर कहते हैं, अंतर्निहित भाषा, ये सारे चॉम्स्की साहब बताए हैं। तो ये सारे पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, जिससे पैडागोजी का क्वेश्चन हम हिंदी का आसानी से बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बालक के संज्ञानात्मक सामर्थ्य, मतलब संज्ञानात्मक सामर्थ्य, मानसिक क्षमता और अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण देने चाहिए। मतलब बालक का संज्ञानात्मक सामर्थ्य मतलब मानसिक क्षमता, बच्चे किस लेवल का है और किस उम्र का है उसके अनुसार उसकी रुचि के अनुसार हम लोग उसकी भाषा शिक्षण देंगे। ये नहीं कि बच्चा अगर 1 का है तो हम उसी लेवल का उसको भाषा सिखाएंगे। ये नहीं कि 5 के बच्चे का वो हम 1 के बच्चे को सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। वो अगर उसी के मानसिक क्षमता और रुचि के अनुसार अगर उसको भाषा शिक्षण देते हैं तो वो बेहतर सीख सकता है और आगे बेहतर कर सकता है। इसलिए बच्चे के संज्ञानात्मक सामर्थ्य मतलब मानसिक क्षमता और अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण देना चाहिए। अगला है बच्चे के प्रति भाषा शिक्षण में सकारात्मक सोच अपना चाहिए, न कि भेदभाव। मतलब बच्चे में जो प्रति भाषा शिक्षण देंगे उसमें हमेशा पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच अपनाएंगे कि भेदभाव नहीं करेंगे। अब किसी को सही से नहीं बोलने आता है तो हम उसको सही से बोल के सिखाएंगे। ये नहीं कि तुमको नहीं आता है, तुम नहीं सीख सकता है, ये नहीं उसको बोलेंगे। उससे उसके मन में कोई भी चीज़ सीखने से उसके प्रति लगाव नहीं रहेगा। इसलिए उसके प्रति हम ऐसा नकारात्मक व्यवहार नहीं करेंगे जिससे उसके मन में ठेस पहुँचे। तो सभी बच्चे को हम
सकारात्मक रूप से हम उसको व्यवहार करेंगे। ये नहीं कि जो अच्छा अथवा बोल लेता है उसी को हमेशा क्लास में बोलने का मौका देंगे, ये नहीं। जो बच्चा बोल लेता है वो तो अच्छा कर ही सकता है, जो नहीं बोल पाता है तो उसको हम मौका देंगे तो वो भाषा में बेहतर कर सकता है, सीख सकता है। तो नकारात्मक रुख कभी नहीं अपनाएंगे किसी भी बच्चे के साथ। अगला है भाषा सीखने सिखाने के आकलन के तरीके, मतलब भाषा सीखने और सिखाने के आकलन के तरीके कौन कौन से हैं। तो भाषा सीखने के आकलन मतलब मतलब बच्चे जो को भाषा सीखा है उसका आकलन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पूछ के भी हम लोग भाषा का आकलन कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न भाषा से संबंधित प्रश्न पूछ के हम भाषा का आकलन कर सकते हैं। दूसरा है प्रतिक्रिया व्यक्त। अब किसी भी टॉपिक पे उस बच्चे का हम बोलेंगे अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करो, तो प्रतिक्रिया व्यक्त करके भी हम भाषा का आकलन कर सकते हैं। परिचर्चा में भाग, अब किसी भी टॉपिक पे बोलना है या बोल रहे हैं तो उसमें अगर बच्चा भाग लेता है तो इससे भी हम उस बच्चा का आकलन कर सकते हैं। अगला है वर्णन करना। किसी भी टॉपिक पे वो बच्चा अच्छे से वर्णन कर लेता है तो इससे भी हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं। तो ये सारे भाषा सीखने और सिखाने के आकलन के तरीके थे। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना। तो ये सारे भाषा सीखने सिखाने के और आकलन करने के तरीके थे। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है भाषा से संबंधित समस्या, मतलब भाषा सीखने में कौन कौन सी समस्या आती है। तो सबसे पहला है अस्पष्ट उच्चारण। किसी बच्चे को मतलब सही से वो उच्चारण नहीं कर पाता है, मतलब अस्पष्ट गलत उच्चारण, मतलब उच्चारण अस्पष्ट मतलब उच्चारण कर पाता है। और दूसरा है गलत उच्चारण, मतलब वो सही तरह से कोई भी चीज़ का उच्चारण नहीं कर पाता है, गलत उच्चारण करता है। तो ये भी भाषा संबंधित समस्या है। तुतलाना, कोई तुतला कर बोलता है। अकलाना, कोई हकला हकला के बोलता है। तो ये सारे भाषा और अगला है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो ये सारे भाषा से संबंधित जो भाषा सीखने में जो समस्या आती है, तो ये सारे जैसे अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, तो ये सारे भाषा सीखने से संबंधित समस्याएं हैं। तो ये सब हम याद रखें। तो ये आज हम लोग इस वीडियो में अधिगम और अर्जन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो सीटेट के क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार, तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो आप लोग सीटेट में आने वाले क्वेश्चन, हिंदी के पेडागोजी में 15 नंबर का कोई पेडागोजी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम आसानी से उस 15 क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।